नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ में है। और ये जो सीरीज़ हमने चलाई है कि जानिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा, ये इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले वाले 2 पार्ट भी आप ज़रूर देखें। तो इससे पहले वाले जो वीडियो में जो हमने बात की थी RS चयन प्रक्रिया की, उसके पहले चरण की बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में RS प्रीलिम्स के बारे में, कि उसकी बेसिक जानकारी और तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें और स्ट्रेटेजी क्या हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मेंस है, प्री के बाद में जो मेंस लगता है उसकी तैयारी क्या हो, उसके बारे में बेसिक जानकारी, उसकी स्ट्रेटेजी। और उसके बाद बात आती है सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग के, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए। तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि RS मेंस के बारे में बेसिक जानकारी और उसकी तैयारी कैसे करें और एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें। प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाई होता है, उसे केवल पास करना होता है, उसके नंबर सिलेक्शन में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, मेंस इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सिलेक्शन होगा वो मेंस के नंबर ही डिसाइड करेंगे। जो 800 में से जितने मार्क्स आएंगे वही आपका सिलेक्शन करवाएंगे। इंटरव्यू का इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो केवल 100 नंबर का होता है और इंटरव्यू में केवल आपकी रैंक डिसाइड होती है, लेकिन सिलेक्शन जो होता है वो मेंस के नंबर करवाते हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि सही रणनीति हो और मेंस की तैयारी अच्छे से की जाए और उसमें अच्छे मार्क्स लाए जाएं। वो किससे आएंगे? अच्छे आंसर से, तो उत्तर लेखन के अभ्यास से। तो सबसे पहले देखते हैं कि मुख्य परीक्षा की बेसिक जानकारी इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें 4 पेपर होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इनमें लिखना पड़ता है। जैसे उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 15 शब्दों में लिखने होते हैं, कुछ 50 शब्दों में लिखने होते हैं और कुछ 100 शब्दों में। मतलब ये 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 15 शब्द वाले, 50 शब्दों वाले 5 नंबर के और 100 शब्दों वाले 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जो प्रत्येक पेपर होता है उसके लिए 3 घंटे की अवधि दी जाती है। और ये 4 पेपर जो होते हैं वो एक दिन में 2 पेपर लगते हैं, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में और दूसरा इवनिंग शिफ्ट में। ऐसे ही अगले दिन मॉर्निंग में और इवनिंग में। इसके बाद जो पेपर होता है वो प्रत्येक प्रश्न पत्र होता है वो 200 अंकों का होता है और टोटल 4 पेपर हो गए तो टोटल हो गया 800 अंकों का। तो ये हो गई मेंस के बारे में बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं कि पहले प्रश्न पत्र में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, पहले पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इसके अंदर पहला जो पेपर होता है उसमें 3 यूनिट होती हैं। पहले यूनिट के अंदर होता है इतिहास, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में 3 भागों में इसको बांट सकते हो। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें प्रथम वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के प्रभाव हैं, पुनर्जागरण है, ये इस सिलेबस में है। और दूसरी इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें 3 भागों में इसको बांट सकते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और राजस्थान। उसके बाद में आती है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। तो इसमें इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसको एक तो बांटा गया वर्ल्ड इकोनॉमी में, जिसमें आपको IMF के बारे में, WTO के बारे में, जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसको कैसे प्रभावित करती है इंडियन इकोनॉमी को, वो इसमें सब आता है। फिर इसको बांट सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में, जिसमें बैंकिंग व्यवस्था है, मौद्रिक नीति है, जो वित्तीय समावेशन है वो। और तीसरा होता है राजस्थान। तो राजस्थान में इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान में जो आर्थिक स्थिति है या जो आर्थिक क्षेत्र है, प्राथमिक सेक्टर है, द्वितीयक सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर है, उसके बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं, उसको बढ़ाने के लिए कैसे लागू किया जा रहा है, उसके बारे में राजस्थान की इकोनॉमी में है। तीसरी जो यूनिट है उसमें है समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण। तो समाजशास्त्र है, इसमें अपने समाज में जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं। जनजातियां हैं, पहले वर्ण व्यवस्था थी, अब आ गई ये जाति व्यवस्था है, तो दोनों में क्या अंतर है, इनके क्या प्रभाव हैं, क्या नए वर्ग भी बन रहे हैं क्या। तो सोशियोलॉजी में ये देखा जाता है। 16 संस्कार हैं। प्रबंधन में जैसे मैनेजमेंट, कि संगठन का मैनेजमेंट कैसे हो, उसमें स्टाफिंग की क्या व्यवस्था है, या फिर जो चयन प्रक्रिया है वो क्या होती है, समन्वय कैसे हो संगठन में, तो वो प्रबंधन में होता है।
फिर लेखांकन में कि जो भी आय और वित्त का जो लेखा जोखा है, कितना खर्च हुआ है, कितना सही जगह पे हुआ है या नहीं हुआ है, ये लेखांकन और अंकेक्षण में पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं द्वितीय जो प्रश्न पत्र है, मतलब सेकंड पेपर है, उसका क्या सिलेबस, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो है प्रशासकीय नीति शास्त्र, मतलब इथिक्स। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसे इथिक्स क्या होती है, फिर उसको इथिक्स है उसका प्रशासन, जो प्रशासक है उसके जीवन में उसका क्या महत्व है, जो प्रशासक के जो मूल्य हैं वो क्या होने चाहिए, एक प्रशासक में क्या क्या गुण होने चाहिए, उनके बारे में एथिक्स में बताया जाता है। जैसे भगवत गीता है, उसको जो प्रशासन में कैसे काम आ सकती है, जैसे गांधी जी से प्रशासक क्या सीख सकते हैं। ये प्रशासकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत इसमें कुछ सिलेबस दिया गया है और इसका अलग से एक वीडियो बना लेंगे। इसमें सिलेबस एनालिसिस के बारे में, जो प्रत्येक टॉपिक है उसके अंदर क्या पढ़ना है और उसमें क्या क्या है, उसका जो विश्लेषण है वो अलग से वीडियो में कर लेंगे। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी टेक तो इसमें अभी जोड़ा गया है, जो अलग पार्ट है, और सामान्य विज्ञान इसमें केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोलॉजी है, तो ये साइंस एंड टेक का होता है पूरा। और तृतीय में है भूगोल। भूगोल भी 3 भागों में बांट लो इसको, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिर इंडियन ज्योग्राफी है और राजस्थान ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे पठार है, 7 महाद्वीपों का विभाजन है, फिर इसमें भूकंप है, ज्वालामुखी है, समय सारणी है। और इसके बाद में जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें नदियाँ, पठार, जननांकिकी है। इसके अलावा जो राजस्थान है, राजस्थान में प्रादेशिक जो विभाजन है, उसके बाद में नदियाँ, पठार हैं, जलवायु, मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब भूगोल के अंदर अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं, अब देखो ये 3 यूनिट हैं तीनों में, तो ये 200 नंबर का है, तो लगभग एक हो गया 66 मान लो आप तीनों का, लगभग इतने नंबर के हो गए, तीनों को डिवाइड करें तो अलग अलग से। अब बात करते हैं तृतीय प्रश्न पत्र में क्या क्या है। तो तृतीय प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो इसमें पहली इकाई है, उसमें है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और विश्व राजनीति और समसामयिक मामले। तो इसमें जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी और वर्ल्ड पॉलिटी दोनों इसमें दे रखी है। और पॉलिटी में जैसे संविधान हो गया, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, फिर जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, पद हैं और आयोग हैं, उनके बारे में इसमें पढ़ना है। और फिर इसके बाद में जो विश्व राजनीति है उसको हम पढ़ते हैं IR में, इंटरनेशनल जो रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें विश्व राजनीति को पढ़ा जाता है, जिसमें भारत की विदेश नीति क्या है, उसका क्या प्रभाव है, जो वर्तमान में कैसे बदल रही है उसके। और जो समसामयिक मामले, मतलब ये करंट पर आधारित है, ठीक है। फिर इसके बाद में द्वितीय जो इकाई है उसमें देखते हैं लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन क्या है कि प्रशासन क्या है, तो उत्कृष्ट नीति से जो शासन करते हैं वही प्रशासन है। और लोक मतलब जनता की सेवा करना, तो वो कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन क्या हो, उसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं और क्या क्या मुद्दे हैं, वो इसमें आपको देखने हैं। फिर इसके बाद में तृतीय जो इकाई है, इसमें तीसरी जो यूनिट है तृतीय पेपर में, वो है खेल एवं योगा। जैसे खेलों की क्या नीतियाँ हैं भारत में और इसका क्या प्रभाव पड़ा है खेलों पर भारत में, पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं, ओलंपिक में क्या स्थिति है। अब फिर दूसरा योग में कितने प्रकार के योग होते हैं और योगों से क्या लाभ है, तो ये इसमें बेसिकली दे रखा है, सिलेबस में थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है। फिर व्यवहार की बात करें तो इसमें बुद्धि है, व्यक्तित्व है, अधिगम। बुद्धि क्या होती है, व्यक्तित्व है, अधिगम, तो ये है। लॉ में से विधिक मुद्दे हैं, जैसे कुछ कानून है, RTI है, पोक्सो एक्ट है, बाल श्रम है और काश्तकारी अधिनियम है, वो इसमें बेसिकली थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद में जब ये इसका सिलेबस एनालिसिस करेंगे तो उसको विस्तार से देख लेंगे, उसके अंतर्गत क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद में बात करते हैं चौथे पेपर की। सबसे स्कोरिंग पेपर और सबसे इम्पोर्टेंट पेपर यही है, क्योंकि बाकी जो पेपर हैं पहले वाले, उनमें सब में लगभग एवरेज नंबर आते हैं सभी के, लेकिन ये जो पेपर है यही मेरिट डिसाइड करता है। तो इसमें 2
पेपर होते हैं, 2 यूनिट होती हैं। एक तो सामान्य हिंदी की, सामान्य हिंदी होती है 120 नंबर की। इसके अंतर्गत जो व्याकरण होती है वो होती है 50 नंबर की। और फिर 50 नंबर के जैसे पल्लवन हो गया, संक्षिप्तीकरण हो गया, ठीक है, लेटर राइटिंग हो गई। और जो 20 नंबर का अलग से निबंध दे रखा है, तो 20 नंबर का निबंध आता है। और सामान्य अंग्रेजी की अगर बात करें तो इसमें ये 80 नंबर की होती है टोटल। इसमें 20 मार्क्स का तो होती है ग्रामर, और 60 का ये मान लो कि जैसे लेटर राइटिंग है, पैसेज है, प्रेसिस राइटिंग है। इसके बाद जो सबसे इसको हिंदी मीडियम वाले या जो इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही पढ़ते हैं इसको, कि जो सामान्य हिंदी है ना उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसमें भी जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, उसको ज़्यादा पढ़ा जाता है। क्योंकि व्याकरण में अगर आपके 50 में से 45 या 46 47 नंबर हैं तो वो आगे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं उसमें। और व्याकरण में जैसे कई लोग पूछते हैं सर हिंदी पढ़ें तो हिंदी की शुरुआत कहाँ से करें पढ़ने की, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि इसमें आप सबसे पहले अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी को तो संधि से करें। संधि पढ़ने के बाद में आप उपसर्ग और प्रत्यय, जब ये तीनों टॉपिक पढ़ लेंगे आप, तो आगे आपको जो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आगे शब्दों का ही तो खेल है। आपको संधि में शब्द समझ में आ जाएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय में आप शब्दों को तोड़ना सीख जाएंगे। और आगे जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, सब में शब्द ही तो याद करने हैं। तो आप अगर हिंदी की शुरुआत करें तो जैसे कईयों ने पूछा है कि सर हिंदी कहाँ से शुरुआत करें, तो हिंदी के लिए आप संधि से शुरुआत करें। और अंग्रेजी में भी ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करें, क्योंकि अगर ये ट्रेंड रहता है कि अगर ग्रामर या व्याकरण में अच्छे मार्क्स हैं तो आगे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई चारों पेपर्स की बात कि कौन कौन से पेपर हैं मेंस के अंदर को, उनका क्या क्या सिलेबस है। अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। कि सभी पूछते हैं कि सर मेंस की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें। तो उसमें थोड़ा बहुत जो बेसिक ध्यान रखना होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे फ़िलहाल अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप वो सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ें जो प्री और मेंस दोनों में है। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, तो इन पे आप फोकस ज़्यादा करें। जो छोटे वाले सब्जेक्ट हैं जो केवल मेंस में ही हैं उन पे आप अभी थोड़ा कम फोकस करें। और इसके बाद में पढ़ते समय जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके प्रश्न और जो सिलेबस है वो आप ज़रूर देख लें कि सिलेबस में क्या दे रखा है, पहले उससे क्या प्रश्न आए हुए हैं वो आप ज़रूर देख लें। उसके बाद में जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ खुद के क्वेश्चंस बनाइए। एक होता है ना बर्ड्स व्यू और एक होता है वर्म्स व्यू। तो बर्ड्स व्यू में ये होता है कि जैसे पक्षी ऊपर एक आसमान में जाके पूरे एरिया को एक साथ देख लेता है, वैसे ही आप एक बार उस टॉपिक को या सिलेबस को देखकर सिलेबस देख लीजिए। उसके बाद में प्रश्न देख के उसको पूरा पढ़ लीजिए, उस सब्जेक्ट को या टॉपिक को एक बार सरसरी नज़र से पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद में आता है वर्म्स व्यू, मतलब कीड़े की तरह उसके अंदर घुस आइए और परत दर परत खोलते हुए उसको ढंग से पढ़िए। तो ये 2 तरीके आप इसमें अपना सकते हैं। और फिर लोग पूछते हैं कि प्रश्न कहाँ से आएंगे सर, प्रश्न कहाँ से आएंगे। तो प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन देख लो, और नहीं तो खुद के क्वेश्चन बना लो। जब टॉपिक को पढ़ते हो तो आप क्वेश्चन बनाइए, चाहे सही हो, गलत हो, इजी हो, हार्ड हो, लेकिन आप क्वेश्चन बनाइए, आंसर उनके मिल जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं कि उत्तर लेखन का अभ्यास सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्तर लेखन का अभ्यास कैसे किया जाए। टॉपिक को पढ़ने के बाद में जो आपने प्रश्न बनाए हैं उसके उत्तर ज़रूर लिखें। और डेली से 5 से 6 घंटे, पूछते हैं सर कितना पढ़ें डेली का, कितना पढ़ें, तो 5 से 6 घंटे डेली का सफिशिएंट है। और रात को सोने से पहले या इवनिंग में 1 घंटे रिवीजन ज़रूर करें। और RS का मतलब ही होता है रिवीजन। कोई भी व्यक्ति होशियार या कमज़ोर नहीं होता है, सारा खेल होता है रिवीजन का। जो टाइम पर रिवीजन कर लेता है वो तो होशियार है, और जो समय पर रिवीजन नहीं करता है वो कमज़ोर है। इसके बाद में उत्तर लेखन का अभ्यास वो तो करना ही है।
अब उत्तर लेखन का अभ्यास कैसे, एक अच्छे उत्तर की क्या विशेषताएं होती हैं, वो कैसे लिखा जाए, वो इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे, मतलब पूरा उस पर आंसर राइटिंग पे ही बात करेंगे कि कैसे पढ़ा जाए, आंसर राइटिंग में कैसे किन किन पहलुओं पर फोकस किया जाए। तो सबसे पहले आप आंसर राइटिंग करते समय एक तो प्रश्न को ठीक से पढ़ें, भले ही 2 बार पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं है, और उसको समझें। जो प्रश्न में जो पूछ रहा है उसको टुकड़ों में बांट लें कि क्या क्या पढ़ रहा है, क्या क्या वो पूछ रहा है, क्या क्या पूछना चाह रहा है। उनको ठीक से पढ़ें। प्रश्न को ढंग से पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, उसको टुकड़ों में बांट लेना है, और फिर उसके बाद में बैलेंस आंसर लिखना है कि ऐसे भूमिका है तो भूमिका कितनी बड़ी बनानी है, ठीक है, फिर मेन बॉडी में क्या लिखना है, और फिर निष्कर्ष में क्या लिखना है, ठीक है। तो और दूसरा, इसमें आप जो पूछा है ना वही लिखें, टू द पॉइंट आंसर दें, और फैक्ट्स का समावेशन भी इसमें करें। और जो निष्कर्ष जो आप लिखते हैं उसको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक, चाहे योजना लागू करने में 1000 कमियां आ रही हों या उसमें 1000 कमियां हों, लेकिन फिर भी आपको ऐसे लिखना, इन कमियों के बावजूद सरकार का ये सकारात्मक प्रयास है और इससे आम जनता को ज़रूर राहत मिलेगी। जो भी आप मतलब सकारात्मक, उसकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, आंसर में दिखनी चाहिए कि उसको पॉजिटिव है। दूसरा, और फिर लास्ट में आता है प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन है वो आपका बेहतर होना चाहिए। जैसे ज्योग्राफी का अगर आंसर लिख रहे हो तो आप उसमें मैप ज़रूर बनाएं। IR का कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें भी मैप ज़रूरी है, क्योंकि दोनों मुद्दे को अगर आप मैप से समझा देते हो तो उसको लगता है कि हाँ इसको याद है, ठीक से समझा है, और उसको आंसर भी पूरा अगर उसका पढ़ने का मन करे कि हाँ इसने ठीक से एक्सप्लेन किया होगा। दूसरा, जैसे पॉलिटी के अंदर लिखते हो तो उसमें आर्टिकल का समावेशन करें, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के अंतर्गत जैसे टेबल है, चार्ट बनाना, ठीक है, कुछ को जैसे अगर डिफरेंस पूछा है तो दोनों में ऐसे अंतर, टेबल बनाकर आप अंतर लिख दें, या फिर जैसे भी मतलब उसको प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जितने ज़्यादा आप उसमें डिज़ाइन बना सकते हो ना वो ज़रूर बनाएं। और सबसे लास्ट में ये है कि आप काटा पीटी नहीं करें, कम से कम काटा पीटी करें, क्योंकि वो इरिटेट करता है क्वेश्चन चेक करने वाले को कि एक बार बार काटा पीटी कर रहा है, इसको या तो आता नहीं है फिर ये कन्फ्यूज़न है। और कुछ का जो मैंने जब से सबसे ज़्यादा देखा है वो है कि वो मात्राओं में गलती करते हैं, मतलब शुद्ध लिखना ही नहीं आता उनको, जिसका बार बार लोग कहते हैं कि हिंदी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में इसका फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़रूर पड़ता है, क्योंकि वो इरिटेट कर देता है कि इसको ये भी नहीं लिखना आ रहा ढंग से, ये भी शुद्ध नहीं लिख पा रहा है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें मात्राओं का। तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया अच्छा उत्तर कैसे लिखें, और इसके लिए एक अलग से विस्तार से चर्चा कर लेंगे अगर बाद में। और अगर आप चाहते हैं कि जो RS मेंस है और उसकी जो आंसर राइटिंग है उस पर विस्तार से चर्चा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अपने पर्सन मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं आप, वहाँ पर फिर उसका एक वीकली वीडियो बना लेंगे कि जो भी पर्सन भेजें उस हिसाब से मेरा क्या उसमें सजेशन रहेगा, तो उस पर वीडियो अलग से बना लेंगे। और जब लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि आप पहले प्रश्नों को पढ़ लें, तो कुछ मित्रों ने ये मैसेज किया था कि क्वेश्चन कहाँ से लाएं, तो इसके लिए आप तो या प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो देख लें, अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो कोई टेस्ट सीरीज़ होगी उससे क्वेश्चन उठा लें, और नहीं तो फिर मैं जो RS प्री 2013 है, 16 है और जो 18 का जो पेपर है उसके एनालिसिस पर एक वीडियो बना दूंगा। और रही बात टेस्ट सीरीज़ की, तो उसमें आप GSIQ नाम से एक टेलीग्राम है, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर एक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीकली एक 10 से 15 क्वेश्चन बनाकर उसका वीडियो बनाया जाए, तो आप किसी भी टॉपिक का जो मेंशन है वो कमेंट बॉक्स में करें। और जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो जैन ग्रंथ है कुबलयमाला के लेखक कौन है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और लास्ट में यही है कि कोविड चल रहा है, खुद का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।